गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी 142 का कंप्लीट सिलेबस हिंदी में विद फुल एक्सप्लेनेशन। हम पूरा डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों आओ देखते हैं ये कंटेंट। इसमें 5 यूनिट है, यानी 5 चैप्टर है। परिचय, भारत की दक्षिण एशिया नीति, भारत और क्षेत्र, भारत प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की नीति क्या है, और भारत की समकालीन चुनौतियां क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो गाइज आ जाइए, पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति का विकास। दोस्तों भारत की विदेश नीति का विकास कब से स्टार्ट हुआ? तो स्वतंत्र आजादी से स्टार्ट हुआ। आजादी हम कब मिली? 1947। तो 1947 से हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति स्टार्ट हुई। उसके बाद से हमारा क्या हुआ? शीत युद्ध यानी कोल्ड वार चल रहा था। ये कोल्ड वार कब से कब तक था? कोल्ड वार था 1945, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 1945 से 1991, यानी यूएसएसआर संयुक्त यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक, जब तक रशिया यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन जो था, जब तक वो खत्म नहीं हो गया, जब तक चला ये। तो इससे पहले ये चल रहा था जब हमारा देश आजाद हुआ। तो हमने क्या किया, इसमें कंट्रीज जो थी, पूरे दुनिया की कंट्रीज 2 पार्ट में बड़ी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था, और इनके अलाइज थे। हमने क्या किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया। जब क्योंकि हम आजाद हुए, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि हम किसको सपोर्ट करें। तो हमारे जो देश के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और जो बड़े नेता थे, उन्होंने ये फैसला लिया हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम नया एक चलाएंगे। क्या चलाएंगे? हम नया एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो दोस्तों उसके बाद से हमारा क्या हुआ, हमारे जब नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट किया तो हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। उसमें हमारे साथ साउथ अफ्रीका और इजिप्ट भी आ गए, फिर और कंट्रीज भी आई, यूगोस्लाविया वगैरह। पंचशील सिद्धांत, यानी ये हमने 1954 में चाइना के साथ साइन किया था कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा हमें ज्यादा नहीं हुआ। 1962 में हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो गई, वॉर हो गई। तो समकालीन नगुण, यानी भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास, सुरक्षा, शासन देती है। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें आंसर में मेंशन करने के लिए काफी है। तो दोस्तों इसके बाद आएगा विदेश नीति के निर्धारक, यानी हमारी विदेश नीति को निर्धारित कौन करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है ऐतिहासिक, यानी हिस्ट्री कैसी रही है दोनों की, इतिहास क्या रहा है। तो किसी कंट्री के साथ हमारा इतिहास बेकार है तो हम कितने अच्छे रिलेशन कर ले, कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है। ये दूसरा है हमारा क्षेत्र, कहाँ पे स्थानीय, कहाँ पे स्थान है। तो भारत की जो स्थान है वो काफी अच्छी जगह पे है, क्योंकि हमारे 3 तरफ समुद्र है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है नीचे, और इधर अरेबियन सी है। तो इससे हमें सिक्योरिटी का कोई इतना लंबा इश्यू नहीं है। और ट्रेड रूट जो दुनिया की जाता है ना, इधर मिडिल ईस्ट और इधर यूरोप में, तो यहीं से होकर जाता है। चाइना और इधर वाली कंट्रीज जितनी भी है, जापान वगैरह से भी आता है, इधर से ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से, सब इधर से ट्रेड जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। और हमारे नॉर्थ में क्या है, हमारा हिमालय जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए हम घरेलू राजनीति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुरक्षा की चिंता है, आर्थिक इकोनॉमिकल इशू, यानी हमारी आर्थिक व्यवस्था कहाँ से किस कंट्री के साथ जाने से अच्छी होगी, किससे हमें नुकसान होगा, ये सब हमारी निर्धारित करती है। हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारा हित कहाँ पे है और हमारा नुकसान कहाँ पे है। घरेलू राजनीति ये ऐसे फर्क डालती है कि जैसे घरेलू यानी इंडिया के अंदर जिसकी भी सरकार होगी वो फॉरेन पॉलिसी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाएगा। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है। तो इससे क्या होता है, विदेश नीति को निर्धारित करने में फर्क पड़ता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राजनीतिक हित एवं मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा राजनीतिक हित में? तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य उद्देश्य में राष्ट्रीय हित आता है, और ये क्षेत्रीय सहयोग, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आते हैं। पड़ोसी देशों के क्षेत्रीय संगठनों के साथ क्षेत्रीय सहयोग का प्रसारण करना, क्योंकि पीस कब होगी, जब क्या होगा, आपस में मिल बांट के सब रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इसीलिए अपने आसपास के मुल्कों से या देशों से अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की नीति, यानी जो सुपर पावर्स है या बड़ी बड़ी पावर्स है वर्ल्ड पे, तो उसमें 3 के हमारे सिलेबस में जो 3 को दे रखा है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। तो हम एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो हमारे संबंध 1991 यानी कोल्ड वार खत्म होने तक, यानी शीत युद्ध खत्म होने तक अच्छे नहीं थे, पहले बेकार थे। उसके बाद से हमारे संबंध अच्छे होने शुरू हुए हैं। हमने काफी सारे ट्रेड साइन किया,
और काफी सारे अमेरिका के साथ रक्षा के समझौते किए, काफी सारे इक्विपमेंट लिए, ट्रेड में, रक्षा सहयोग में, व्यापार और में भी काफी सारा हमारा सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में हमने साइन की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह के अंडर में हमने 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर में डालने के लिए। देखो एक बात बता देता हूँ आपको, कीवर्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप आंसर में डाल देंगे कोई आंसर तो आपको पूरा आंसर नहीं पड़ेगा। ये कीवर्ड डाल दिए तो आपको अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं आप। तो इसके बाद से हमारे संबंध अमेरिका के साथ काफी अच्छे हुए हैं। पहले इतने सही नहीं थे, वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता था और इंडिया के अगेंस्ट में रहता था हर जगह। वो नहीं चाहता था इंडिया ग्रो करे। रूस के साथ हमारे संबंध कैसे रहे? रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक तौर पे अच्छे संबंध रहे। स्टार्टिंग से 1971 में हमने 20 साल के लिए फ्रेंडशिप साइन की थी, यानी कोई अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो रशिया हमारे साथ खड़ा होगा। ये डील हमने 1971 में साइन कर ली थी रशिया के साथ। उसके बाद 1991 के बाद से भी जब यूएसएसआर खत्म हो गया, रशिया मुल्क बना, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। हमने रक्षा सहयोग में S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, वो हमने रशिया से इम्पोर्ट किया, रशिया ने हमें दिया है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व रखता है। राजनीतिक साझेदारी भी है, ऊर्जा सहयोग, हम गैस, पेट्रोल, तेल वगैरह रशिया से इंपोर्ट करते हैं, रशिया में सस्ते दामों पर देता है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि हमारे इतने बड़े मुल्क के साथ अच्छे संबंध है। व्यापार एवं निवेश में भी हमारा काफी अच्छा सहयोग है। इसके बाद चाइना के साथ जो है हमारा कॉम्पिटिशन वाला मामला है। चाइना के साथ हमारी पहली लड़ाई हुई थी हमने साइन तो किया था 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के। इसके अंदर 5 एग्रीमेंट थे कि हम इज्जत के साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये टूट गया, कोई काम नहीं किया इसने। 1962 में चाइना ने और इंडिया में लड़ाई होगी, वॉर होगी, फुल स्केल वॉर हुई थी अच्छी खासी। इसमें इंडिया का भी काफी नुकसान हुआ था और उसने हमारे कुछ एरिया को भी कब्जे में ले लिया था अपने, जो आज तक हम छुड़ा नहीं पाए। ऐतिहासिक संबंध हमारे ठीक ठाक थे, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो चाइना को, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता था आपस में, जिससे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड चलता था। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग काफी ठीक ठाक रहा हमारा, अभी भी ठीक ठाक है, क्योंकि हम चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि दोनों वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से आती है और दोनों में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो यानी मार्केट बहुत बड़ा बड़ा है दोनों का। तो मार्केट जहाँ होगा वहाँ पे लोग का इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। SCO सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें दोनों है क्षेत्रीय, यानी ये दोनों इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। सीमा विवाद हमारा चल आ रहा है और चल रहा है अभी तक। बाकी ये सब तो आपको पता ही है। भारत की दक्षिण एशिया नीति यूनिट 3 पे आ गए। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? तो बांग्लादेश को आजाद जो कराया था 1971 में, वो हमने ही कराया था। 1971 में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था पहले, लेकिन आजाद होकर बांग्लादेश बना। इसके पीछे इंडिया का हाथ था, इंडिया ने सपोर्ट किया था और पाकिस्तान सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के काफी सारे सैनिक बांग्लादेश में फंस भी गए थे, जिन्हें हमने बंदी बना लिया था। आर्थिक सहयोग में इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बांग्लादेश को आर्थिक रूप से। हमने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी और भी बहुत सारी चीजें दी है। सुरक्षा में भी दोनों ने मिलकर आपस में काम भी किया है, हमने उन्हें सुरक्षा प्रदान भी करी है और उन्होंने भी हमें आतंकवाद को मिटाने में हमारी मदद भी की है। जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, उसे हमने रोकने की कोशिश की है। बांग्लादेश आगे जल का बंटवारा जो गंगा नदी जाती है, हमने प्यार मोहब्बत से किया है, इसमें हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और हम मिल बांट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं दोनों पड़ोसी। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन कर देता हूँ कि अभी जो है बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो गया है, वहाँ पे नई सरकार आ गई है जो कि पाकिस्तान की सपोर्टिव है, जो पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट कर रही है, इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही है। और उन्होंने हमारे बिजली के पैसे भी देने से मना कर दिया है। तो काफी हमारे नए चैलेंजेस में भी हम इसे डाल सकते हैं, जो 5 यूनिट में हम पढ़ेंगे। अगर चैलेंजेस वाला क्वेश्चन आया तो हम बांग्लादेश का ये पॉइंट डाल सकते हैं। वहाँ पर रिजीम चेंज होने की वजह से हमारे लिए चैलेंज बन गया है कि हम हमारे रिलेशन अब कैसे रहेंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है? तो कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उसके अलावा हमारा एक सेकंड, कश्मीर का मुद्दा है, एक आतंकवाद का मुद्दा है इंडिया के लिए। आतंकवाद का मुद्दा जो है, पाकिस्तान के आधारित आतंकवादी ग्रुप जो है भारत में चिंता का विषय बनते रहते हैं। अभी पहलगाम अटैक हुआ रिसेंटली, जिसमें हमारे काफी सारे लोग मारे गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान इसे रोकता नहीं है, मानता नहीं है, सपोर्ट करता रहता है आतंकवाद को। कश्मीर का मुद्दा है, ऐतिहासिक संघर्ष है। हमारी पहली लड़ाई 1949 में ही हो गई थी, जबकि 1947 में पाकिस्तान बना, 2 साल बाद ही हमारी लड़ाई हो गई थी। और जब से लड़ाई चली आ रही है, 1991 में कारगिल युद्ध हुआ, और भी काफी सारी लड़ाई हुई है। वर्तमान स्थिति संघर्ष वाली है, आपस में बॉर्डर पे अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। राजनीतिक प्रयास काफी हुए हैं, एक साथ मिलकर दोनों बैठे, एक साथ चले, दोनों मुल्क तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता। मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट में क्या है?
राजनीतिक महत्व है, भूमिका, हमारा पहले से वहाँ से ट्रेड चला आ रहा है, सिल्क रूट के टाइम से, एशियन टाइम से ट्रेड चला आ रहा है, तो हमारे काफ़ी अच्छे ऐतिहासिक संबंध है। क्षेत्रीय पहले राजनीतिक साझेदारी है, ऊर्जा सहयोग है, वहाँ से हमें तेल गैस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मकदार में हम वहीं से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सब पॉइंट है। इसके बाद आएगा भारत और क्षेत्र। तो पहले हम पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका के साथ इंडिया के कैसे संबंध है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है। तो अफ्रीका के साथ हमारे काफ़ी गहरे संबंध है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमने जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था तो अफ्रीका ने हमें स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका के साथ और इजिप्ट के साथ मिलकर बनाया था। इजिप्ट, दोनों ये अफ्रीका की कंट्री है। क्षेत्रीय फैल संगठनों के साथ जुड़ा है, जो अफ्रीका का संगठन है, अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें भी इंडिया जुड़ा हुआ है और काफ़ी एक्टिव रहता है। और इंडिया आर्थिक सहयोग बहुत किया है इंडिया ने अफ्रीका का, विकास में साझेदारी की है, टेक्नोलॉजी वगैरह में और अफ्रीका को दी है, राजनीतिक सारे साझेदारी भी की है अफ्रीका के साथ। इसके बाद आता है एक्ट ईस्ट नीति। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है एक्ट ईस्ट नीति में ज़्यादातर। तो हमारी प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ये लॉन्च की थी एक्ट नीति थी, एक्ट ईस्ट, यानी हम इसमें ईस्ट की कंट्री पर फोकस कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और अपने अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, क्षेत्रीय सहयोग कर रहे हैं। एशियन ये संगठन है और तो इनमें सब पे हम काफ़ी सारा साझेदारी करके ईस्ट में जो देश है उनके साथ अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। भारत की समकालीन चुनौतियाँ, हमें क्या आने वाले टाइम में क्या चुनौती है इस टाइम है और जो आने वाले टाइम में हो सकती है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। सीमा पर सुरक्षा खतरे, यानी हमारे लैंड पे जो खतरे हैं, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आतंकवाद। भारत में पाकिस्तान का आधारित समूह का आतंकवाद जो है वो काफ़ी बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। जैसे अभी पहलगाम अटैक का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, तो ये खतरा बना रहता है, कभी भी अटैक हो सकता है कहीं भी। तो ये क्या है, आतंकवाद सीमा की वजह से होता है, वहाँ से टेररिस्ट आ जाते हैं। सीमा विवाद, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है कश्मीर को लेके, और आंध्र प्रदेश में भी है। उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद का सामना करना पड़ता है। बाकी ये पॉइंट आपने देख लिए। क्षेत्र की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर करने के लिए गवर्नमेंट पेरिस इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन अभी हमें इसमें और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। मानव सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, मानविक अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा, आपदा प्रबंधन, ये सब हमें इनिशिएटिव करने की जरूरत है ताकि हम आने वाले टाइम में सेफ रहे। पर्यावरण कूटनीति, पर्यावरण को बचाना जरूरी है, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, वरना जलवायु, विकास, पर्यावरण सहयोग, ऐसी ऊर्जा जिससे पॉल्यूशन ना हो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने सब कुछ देख लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, हम क्या क्या इसमें सुधार कर सकते हैं ये बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। बाय बाय।